बार फिर आपका स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां सीएम धामी ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 23 मार्च को पुष्कर धामी उत्तराखंड के 12वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्रिमंडल में भी जो तमाम नेता शामिल होंगे वो भी शपथ लेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बुधवार को दोपहर 3:30 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज साफ हो सकती है मंत्रिमंडल की स्थिति। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में 5 नए चेहरे दिख सकते हैं। तो बड़ी खबर, जहां मंत्रिमंडल की स्थिति आज और साफ हो जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। 23 मार्च को पुष्कर धामी उत्तराखंड के 12वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। उत्तराखंड में भी ऐसा पहली बार होगा जब कोई पार्टी दोबारा से सरकार बना रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा उत्तराखंड की जनता ने अपना मूड बदला है, लेकिन इस बार प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिली है। 2017 में भी बीजेपी ने जीत हासिल की, 2022 में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, ये बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए कि बैक टू बैक बीजेपी का आना, फिर पुष्कर सिंह धामी को चुनना, यानी कि सारे रिकॉर्ड जो आज तक हुए नहीं उत्तराखंड में, वो तस्वीरें नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और जिस प्रकार से धामी के हारने के बाद विधायकों की सिंपैथी, पार्टी संगठन की सिंपैथी, सोशल मीडिया पर धामी धामी हो रहा था, इससे कहीं ना कहीं आला कमान अवगत था। भले ही धामी विरोधी नेता जो राज्य के नेतृत्व में ओहदे पर है वो दिल्ली दौड़ लगा रहे हों, अपने अपने गुणागणित समझा रहे हों, पर आला कमान ने इन सारी चीजों को नकार दिया और कल राजनाथ सिंह ऐलान कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का नेतृत्व दोबारा करेंगे। दो बातें महत्वपूर्ण है इसमें। जो युवा नेतृत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उन्हीं को मौका पार्टी दे रही है, यानी कहीं ना कहीं जो भाजपा ने जनता से वायदा किया था उसको वो पूरा कर रही है। दूसरा, कल शाम ही मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच गए थे अपने सभी विधायकों मंत्रियों के साथ और राज्यपाल को सरकार बनाने का, जो सरकार का अपनी व्यवस्था होती है, एक विधायी व्यवस्था है, उसके तहत प्रस्ताव पेश कर दिया है। अब शपथ ग्रहण की तैयारी है और शपथ ग्रहण से पहले आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर कौन सा मंत्री इन हो रहा है, कौन आउट हो रहा है। देखिए, 9 मंत्री जीत के आए हैं, इसमें यतीश्वरानंद चुनाव हारे हैं। मुख्यमंत्री के करीबी थे, हरिद्वार ग्रामीण से उनको हरीश रावत की बेटी ने हराया है। 3 मंत्री यानी यतीश्वरानंद हार गए और हरक सिंह रावत व यशपाल आर्य पार्टी छोड़ के गए थे। यानी 3 स्थान ही रिक्त हैं। अब ऐसे में नए चेहरों को भी शामिल किया जाना और पुराने कुछ नाम ड्रॉप हो सकते हैं। चर्चाएं हैं कि रेखा और गणेश जोशी ड्रॉप हो सकते हैं, चंदन रामदास को मौका मिल सकता है, बंशीधर भगत या जो भी प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत हैं उनके स्थान पर, क्योंकि ये स्ट्रेटजी भी है, पुष्कर सिंह धामी को चुनाव लड़ना है। हो ये सकता है डीडी हाट से विजयी बिशन सिंह चौपाल को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाए। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन और चर्चाएं चल रही है। बाकी आज दिन में जब हम लोगों की मुलाकात नेताओं से और वरिष्ठ अपने जो संपर्क के लोग हैं, जो सूत्र हैं, उनसे बातचीत होगी तो और स्थिति साफ होगी कि असल में क्या होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में जो नाम पहले तय होंगे उनको कहीं ना कहीं आला कमान से भी डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद ही पूरी तरीके से लिस्ट सामने आएगी कि आखिर कौन इन है और कौन आउट। पहले मंत्रिमंडल, फिर इसके बाद विभागों का बंटवारा होना है कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलने चाहता है। क्योंकि जो विधायक जीत कर आए वो सब दिल्ली भी गए, अपनी अपनी पैरवी कर रहे हैं, अपनी अपनी पेशबंदी कर रहे हैं कि उनको बड़े विभाग मिले। पर जिस प्रकार से आला कमान ने मुख्यमंत्री धामी पर एक तरफा भरोसा जताया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विधायकों को दिल्ली परिक्रमा की बजाय पुष्कर परिक्रमा करनी होगी कि उनको मंत्रिमंडल में एक तो स्थान मिले और दूसरा महत्वपूर्ण विभाग मिले। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से केंद्र ने पुष्कर सिंह धामी पर विश्वास व्यक्त किया है, पुष्कर सिंह धामी का कद बहुत बड़ा हो गया है, उनकी राह में जो भी रोड़े थे अब वो सब खत्म हो चुके हैं।
देखिए, पुष्कर सिंह धामी को चुनने के पीछे की एक वजह यह भी है कि जो केंद्र के नेता है, केंद्र की मोदी सरकार है, खुद मोदी जी, उनका सामंजस्य जो है वो अच्छा बैठता है पुष्कर सिंह धामी के साथ में, और 2024 में तैयारी भी करनी है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से सुदीप, जो कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठ रहा है बड़े बड़े नेताओं के साथ में पुष्कर सिंह धामी का, ये वजह बहुत अहम रही होगी उनको चुनने के पीछे। जी देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि वो सेनापति थे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, 47 विधायक जीत के आए भाजपा के, वो खुद हार गए। और अच्छी बात यह है कि धामी हर सीट पर प्रचार करने गए, हर जगह लोगों से मिले, वो अपनी सीट तक ही नहीं सिमटे रहे। हमने हरीश रावत को देखा, वो सिर्फ अपनी सीट पर सिमटे रहे और अपनी बेटी की सीट पर सिमटे रहे। तो एक तो धामी के साथ ये फैक्टर है। दूसरा, जानकार ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में अब जो केंद्र का नेतृत्व है वो एक नई लाइन तैयार करने के मूड में है, क्योंकि निशंक, त्रिवेंद्र, ये जो पुराने नाम है, इनमें गुटबाजी, इनमें आपसी विवाद, तो इन सब के साथ साथ केंद्र एक नई लाइन तैयार करना चाहता है। इसकी शुरुआत पुष्कर सिंह धामी से हुई है। और इस बार कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं होगी कि मंत्रिमंडल में युवा चेहरे भी देखने को मिले। हमारी जानकारी यह है कि 3 से 4 मौजूदा मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं, उनमें नॉन परफॉर्मेंस वाले भी हैं और ऐसे भी मंत्री हैं जो बुजुर्ग हैं या यूं कहें उम्र दराज है। तो इस बार का जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल, मुझे ऐसा लगता है 100% धामी की चलेगी। और जिस प्रकार से केंद्र ने उन पर भरोसा व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का उन्हें आशीर्वाद मिला है, तो मुझे लगता नहीं उनके सामने कोई विरोध करने की स्थिति में या दिल्ली जाकर अपना दर्द और गम बयां करने की स्थिति में होगा। ये बात सही है कि पुष्कर सिंह धामी को कम समय मिला, लेकिन उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के साथ अपना संपर्क, कोऑर्डिनेशन और कार्यकर्ताओं को जोड़कर चले। जो निगेटिविटी थी, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उन सबको उन्होंने खत्म किया। तमाम विरोधियों को वो हाथ जोड़कर अभिवादन करते रहे, किसी से लड़ने भिड़ने या किसी भी प्रकार की गलत बयानबाजी हमने उनको करते नहीं देखा। यही शायद वो सारी चीजें थी, यही सारे वो शायद गुण थे जिन्होंने धामी को और भी धाकड़ धामी बना दिया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत दिनों से सवाल था कि कौन बनेगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, तो जवाब सबको मिल चुका है, नो इफ नो बट, धामी ही क्लियर कट। 23 मार्च को धामी दूसरी पारी खेलने के लिए सीएम पद की शपथ लेंगे। रिपोर्ट दिखाने से पहले आपको बता दें कि जिस वक्त दूसरे चैनल धामी के नाम पर सस्पेंस बता रहे थे, तब हमने सबसे पहले धामी के नाम पर मुहर लगाई थी, जो 100% 100% सच खबर साबित हुई है। देखिए रिपोर्ट। महज 8 महीने के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने वो धमाल किया कि देश की सबसे बड़ी हस्ती, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से उनकी पीठ थपथपाई। युवा चेहरा, युवा जोश, बीजेपी ने मुश्किल वक्त में जिन उम्मीदों के सहारे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री का ताज पहनाया, उस जिम्मेदारी को धामी ने बखूबी निभाया। पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले छोटे से कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम किया। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले दिन ही देर रात कैबिनेट मीटिंग में जो बातें कही, उस पर वो हर पल अमल करते रहे। फिर चाहे युवाओं को रोजगार देने का मामला हो या फिर 4 धाम यात्रा, अपने काम के जरिए सभी वर्गों का दिल जीतने की कोशिश की और नतीजा रहा, चुनाव हार कर भी धामी दिल जीत गए। सीएम की रेस में नंबर 1 रहे और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन धामी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही। बातें कम, काम ज्यादा की नीति पर उन्होंने काम किया। भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाला आवेदन शुल्क माफ कर दिया। समूह ग और समूह ख की भर्तियों के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी। कोरोना काल में जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के कल्याण के लिए वात्सल्य योजना लेकर आए। महिलाओं के कल्याण के लिए भी कई योजनाओं की शुरुआत की। यही नहीं, कई और ऐसे कामों को धामी ने उत्तराखंड में करके दिखाया, जिससे उनका कद उत्तराखंड की सियासत और बीजेपी में बढ़ गया। खटीमा से जब धामी चुनाव हारे तो मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल होने लगे, लेकिन हाईकमान का भरोसा धामी पर ही रहा, इसलिए हार कर भी जीतने वाले को धामी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो वहीं अभी कुछ दिन पहले ही पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी से न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने सीएम पद को लेकर बात की थी। तो उस वक्त गीता धामी पुष्कर सिंह धामी को लेकर बिल्कुल श्योर थी, उन्हें भरोसा था कि दोबारा पुष्कर सिंह धामी ही सीएम बनेंगे। देखिए क्या कुछ कहना था उनका। धामी जी
जन नेता हैं वो सभी के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए कोई गलत काम नहीं किया, जाने अनजाने में भी उन्होंने कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं किया और अच्छे लोगों के लिए अच्छा ही होता है। वो जो है जनता के दिलों में है, जनता उन्हें स्नेह करती है, पूरे उत्तराखंड की जनता उन्हें स्नेह करती है और यही स्नेह आशीर्वाद हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी उन पर करता है और जो है और जैसा भी आशीर्वाद मिलेगा और जो भी उन्होंने सोचा, जो भी समझा होगा, हो सकता है उनकी कुछ और इच्छाएं रही होंगी कि धामी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उतना समय खटीमा को नहीं दे पा रहे थे। हो सकता है उनको लगता होगा कि धामी जी घर घर जा पाते चुनाव के दौरान या फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो इतना समय अगर वो पूरा खटीमा को ही देते तो मैं नहीं समझती कि वो उत्तराखंड में सभी जगह जा पाते, अपने कामों को कर पाते। और जो भी उन्होंने निर्णय लिया है हम लोग जो है खुशी खुशी हमें मंजूर है। उन्होंने मेहनत की है वो सभी ने देखी है। आगे ऐसे आदमी, ऐसे जो है व्यक्ति को तो होना ही चाहिए आगे जो है, क्योंकि पूरा प्रदेश को भी आगे लेकर के जाना है। जो आशाएं, जो उम्मीदें जनता की उनसे हैं, अभी बहुत आगे लेकर के जाना है उन्होंने उत्तराखंड को। और उन्होंने भी जो उत्तराखंड के लिए सपने देखे हुए हैं वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। अभी सपने पूरे करने के लिए मैं समझती हूँ कि धामी जी को जो है और जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। अब जो भी आगे केंद्रीय नेतृत्व जो है निर्णय लेंगे वो सभी को मंजूर हो। पुष्कर सिंह धामी दोबारा सीएम बनने के बाद जब अपने आवास पहुंचे तब उनकी मां और पत्नी गीता धामी ने आरती उतार कर उनका स्वागत किया। उनकी मां बिस्ना देवी ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए जनता का आभार जताया। तो वहीं बीजापुर स्थित मुख्यमंत्री आवास में पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों ने होली और दीपावली एक साथ मनाई। सीएम आवास पूरी तरह स्थानीय संस्कृति से सराबोर दिखा। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में उनके समर्थक ढोल, दमाऊ और रणसिंगे की थाप पर जमकर झूमे। सीएम धामी की खुशी में गढ़ कुमाऊं की संस्कृति का मेला देखने को मिला। तो रितु खंडूरी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कोटद्वार से जिस तरीके से जनता का प्यार मिला है वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। अभी फिलहाल कोटद्वार से बीजेपी की विधायक है रितु खंडूरी ने कोटद्वार की जनता का आभार भी जताया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ इस वक्त कोटद्वार की नवनिर्वाचित विधायक रितु खंडूरी जी हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी की पत्नी बेटी हैं। रितु जी, आज आपने विधानसभा सदन में शपथ ले ली और आज से आपकी जिम्मेदारियां भी शुरू हो गई, क्या कहेंगी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कोटद्वार की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मात्र 14 दिन के समय में मुझे एक्सेप्ट किया, मेरे विजन को, हमारी पार्टी की सोच को, डेवलपमेंट प्लान को, मेरे दृष्टि पत्र को। तो मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगी, अपनी बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि वहाँ से मुझे जीत कर एक छोटा सा इंजन हमने इस डबल इंजन की सरकार में लगाया है। तो मैं बहुत बहुत आभार कोटद्वार की जनता का और साथ ही साथ उत्तराखंड की बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगी। ये मिथक तोड़ा है और इस मिथक को तोड़ने में मेरी बहनों ने, महिलाओं ने, उत्तराखंड की जागरूक महिलाओं ने ज़बरदस्त भागीदारी की है। इस लोकतंत्र के उत्सव में ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकली हैं। तो बहुत मन गदगद है, बहुत मन खुश भी है कि इस बार हम इस मिथक को तोड़ पाए और उसमें मेरी बहनों की बहुत बड़ी भागीदारी थी। पिता हार गए थे, पुत्री जीत गई, तो एक मन में थोड़ी खुशी तो होती ही होगी। देखिए, जब मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया तो उन्होंने ठहाका लगा के हंसे और बोले कि अच्छा जीत गई हो। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा इन योर विन बी हम्बल, जमीन से जुड़े रहो। जीत होती है, हार होती है, लेकिन जमीन से जुड़कर रहना है। तो ये रितु खंडूरी जी थी जिनका कहना था चर्चाओं में तो मीडिया लाता है लेकिन निर्णय पार्टी और हाईकमान का होता है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। तो वहीं अनुपमा रावत ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने उनसे क्या कुछ पूछा और उनके जवाब क्या कुछ थे, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त हरीश रावत जी की पुत्री अनुपमा रावत जी हैं, जो चुनाव जीती हैं हरिद्वार ग्रामीण से और सरकार के बहुत मजबूत मंत्री तीसरानंद जी को हराया है। मैम, आज आपने शपथ ले ली, आज से आप विधायिका शपथ में सदन में शपथ लेने के साथ ही बन गई, क्या कहेंगी?
सर्वप्रथम मैं माँ गंगा को प्रणाम करती हूँ और अपने जो क्षेत्र है हरिद्वार ग्रामीण उसकी देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करती हूँ। आज मुझे अगर मैं यहाँ हूँ तो उनकी वजह से, उन्हीं की बदौलत हूँ और उत्तरदायित्व है और मैं पूरी उससे विपक्ष में ज़रूर हूँ एक विधायक के रूप में, लेकिन मेरा जो जज्बा है वो कम नहीं करता इस बात को और मैं पूरी कोशिश करूँगी, प्रयासरत रहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अपने क्षेत्र में लाए। शुरुआती 5 प्राथमिकता क्या है अनुपमा की? सर्वप्रथम रोजगार, दूसरा वहाँ पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा वहाँ शिक्षा और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए जो बच्चियां हैं उनके लिए विद्यालय और महाविद्यालय सरकारी खोला जा सके। चौथा जो है वहाँ पर सड़कों का और स्वच्छ पानी के लिए मैं कार्य करूँगी और क्षेत्र के सम्मान के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और वहाँ पर कई चुनौतियाँ हैं, कई ऐसे कार्य हैं जो होने हैं, तो उनके लिए भरकस मेरा प्रयास रहेगा कि लगातार वहाँ की मांगों को क्षेत्र यहाँ सदन में और सदन के बाहर भी उठाती रहूँ। अनुपमा जी, आज कांग्रेस समीक्षा भी कर रही है, वो चुनाव क्यों हार गई? आप लोग क्या इस बैठक में कहने वाले हैं और क्या आप अपना व्यक्तिगत रूप से फीडबैक देंगे? देखिए, पार्टी जो भी पार्टी जीते या हारे वो एक समीक्षा तो करती है, धन्यवाद भी करती है, लेकिन जो भी है ये हमारे पार्टी का वो रहेगा, वो उस रूम में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी हम कैसे चुनाव लड़े, आगे हमारी क्या रणनीति है, उसके लिए हम डिस्कशन। आगामी पंचायत निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव भी हैं, कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रणाली का एक सिस्टम है कि चुनाव आते रहते हैं, चाहे पंचायत के रूप में हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, उनको हम बेहतर से बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये अनुपमा रावत जी हैं जिनका कहना था कि चुनाव में जो भी जीत या हार मिली ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जनता ने जिस मुद्दों पर जनादेश दिया उसको समय से पूरा किया जाए और लोगों की उपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। किशोर उपाध्याय ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। टिहरी से बीजेपी के विधायक है किशोर उपाध्याय। किशोर उपाध्याय ने कहा कि मोदी जी ने चमत्कार करके दिखाया है, सरकार रिपीट नहीं होने का मिथक मोदी जी ने तोड़ा है। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। हमारे साथ इस वक्त कोटद्वार की नवनिर्वाचित विधायक ऋतु खंडूरी जी हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी की पत्नी बेटी हैं। ऋतु जी, आज आपने विधानसभा सदन में शपथ ले ली और आज से आपकी जिम्मेदारियां भी। तो वहीं यशपाल आर्य ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। बाजपुर से कांग्रेस के विधायक है यशपाल आर्य। यशपाल आर्य ने कहा कि जनादेश का सम्मान करते हैं, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। विधानसभा में शपथ लेके निकल रहे हैं, यशपाल आर्य जी से बातचीत करते हैं। सर, आज आप लोगों ने शपथ ले ली है, हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने आपको दी, इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं, जन भावनाओं का सम्मान करते हैं और लेकिन हमें विपक्ष की भूमिका का निर्वहन भी करना है। रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे, जो शोषित हैं, वंचित हैं, कमज़ोर हैं और जो चुनाव के वक्त जो हमारे वायदे थे, जो हमने कहा था, पलायन है, रोजगार है, बेरोजगारी है और अवरुद्ध विकास है, असंतुलित विकास है, जो शोषित, वंचित, गरीब तबका है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो अकलितों के लोग हैं, जिन पर एक असुरक्षा के भाव पैदा होते रहे हैं, उन पर भी हमारा निश्चित रूप से फोकस होगा। हम सदन में भी, सदन की आवाज़, सदन में भी अपनी बात को रखेंगे और सड़क पर भी अपनी बात को प्रमुखता से उठाएंगे। सर, आज से कांग्रेस में समीक्षा बैठक का दौर भी शुरू हो रहा है, क्या लगता है अब कांग्रेस को किस दिशा की आवश्यकता है? देखिए, आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आज देहरादून पहुंच रहे हैं, तो विस्तृत चर्चा होगी और मंथन भी होगा। अपनी बात को हम खुल के कहेंगे, क्या खामियां हैं, कैसे कांग्रेस को पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है, तो तमाम बिंदुओं पर आज हमारी चर्चा होगी और हम पार्टी फोरम में ही अपनी बात को रखना चाहेंगे। आर जी, एक आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस जनता का मूड भांपने में चूक गई या वो समझ नहीं पाई कि अंडर करंट कांग्रेस के साथ नहीं है? देखिए, कई कारण हो सकते हैं, कई वजह हो सकती है। मैंने कहा कि अब जनादेश मिला है हमें विपक्ष में रहने का, विपक्ष की भूमिका को ईमानदारी से निभाएंगे। तो ये यशपाल आर्य जी थे जिनका कहना है कि विपक्ष की भूमिका को बहुत जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ निभाया जाएगा और यदि कहीं कोई चूक हुई है तो पार्टी संगठन में उसको रिव्यू करके कांग्रेस को और बेहतर तरीके से मजबूत करेंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
तो वहीं मोहन बिष्ट ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। लालकुआं से बीजेपी के विधायक मोहन बिष्ट ने हरीश रावत को हराया था चुनाव। उन्होंने क्या कुछ कहा न्यूज वन इंडिया से, आपको सुनाते हैं। साथ लालकुआं से विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, जिन्होंने चुनाव में लालकुआं से हरीश रावत जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। बिष्ट जी, आज विधानसभा में आपने शपथ ले ली, क्या कहेंगे और आगे की प्राथमिकताएं क्या हैं? देखिए, आज हमने शपथ ली है और जिस विश्वास के साथ जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे पता है मुझे बहुत कुछ करना है क्षेत्र के लिए और मेरी प्राथमिकताएं हैं। मैं अपने क्षेत्र में जो बेरोजगार लोग हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करूं। मैं जो अपने वहाँ बिंदु खत्ता राजस्व गांव का एक बड़ा मुद्दा है, उसके लिए काम करना है। मुझे गौला निधि से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए काम करना है और इसके अलावा जो हमारे क्षेत्र में जंगली जानवरों और हाथियों का जो एक ज़बरदस्त उनके द्वारा नुकसान किया जा रहा है, उसके लिए काम करना है। इसके अलावा अन्य कई सारी चीज़ें हैं जिनके लिए काम करने की आवश्यकता है। हरीश रावत जैसा बड़ा कद आपके सामने था, फिर भी आप चुनाव जीते और आपने बहुत भारी अंतर से चुनाव जीता। क्या इतनी ही आसान ये लड़ाई लग रही थी या इसके पीछे कार्यकर्ताओं की और पूरी टीम की एक मेहनत है? निश्चित रूप से जैसे ही मुकाबले में वो आए तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि वहाँ पर स्थानीय व्यक्ति की ही एक्सेप्टेंस है और लोगों ने, चूँकि मेरा भी लंबे समय से जनता के बीच संपर्क था, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन का भी मुझको लाभ मिला, माननीय मोदी जी के कामों का भी मुझको लाभ मिला, हमारी जो प्रदेश में सरकार चल रही है इसके जन कल्याणकारी कार्यों का भी मुझको लाभ मिला है और इसलिए हम भारी अंतर से सीट को जीतने में कामयाब। तो ये मोहन सिंह बिष्ट थे, जिन्होंने लालकुआं से हरीश रावत को हराया। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के पद पर कौन आए ये आला कमान को तय करना है, लेकिन क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको संपन्न करेंगे, खत्म कराएंगे। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। हमारे साथ अरविंद पांडे ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। गदरपुर से बीजेपी के विधायक है अरविंद पांडे ने जनता का आभार जताया। सुनिए क्या कुछ कहना था उनका। पांडे जी, आज आप लोगों ने शपथ ले ली है, अब आगे किस किस तरीके से क्या कार्रवाई होनी है और क्या करेंगे? आपने शिक्षा मंत्री का मिथक भी तोड़ा है और जानकारी ये है कि इस बार आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आज सदस्य विधानसभा के रूप में आज शपथ ली गई है। मैं इसके लिए भगवान का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस उम्मीद से जनता ने हमको लगातार चुना है, कोई सा भी दायित्व मिले उसको बहुत ईमानदारी से निभाते हुए इसे प्रदेश की सेवा करनी है। रही बात आपने कहा कि मिथक तोड़ने वाला, तो मिथक तोड़ने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। यह तो मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का एक बहुत बड़ा एहसान है कि जो उन्होंने मेरे पे विश्वास किया और प्रदेश के अंदर सम्मान दिलाया। और बड़ी जिम्मेदारी, हम लोग छोटे से कार्यकर्ता हैं, संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसको बहुत ईमानदारी से निभाया जाएगा। सर, विधानमंडल दल की बैठक है, तो क्या लग रहा है विधायकों में से कोई है या किसी और को? आज शाम को विधानमंडल दल की बैठक है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा और इस बैठक के बाद हमारे जो पर्यवेक्षक हैं संगठन से जो ऊपर हाई। तो किशोर उपाध्याय ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। पार्टी से विधायक किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत सबसे पहले तो स्वागत। और आज आपने गढ़वाली में शपथ ली है, इससे क्या संदेश आपने दिया और क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जब तक स्थानीयता को मजबूत नहीं करेंगे, तब चाहे वो स्थानीय भाषा हो, तब चाहे बोली हो, तब चाहे संस्कृति हो, तब चाहे सभ्यता हो, तब चाहे हमारे धार्मिक जो हैं वो निष्ठाएं हों, तब चाहे सांस्कृतिक हों, तब चाहे सामाजिक हों, तब चाहे आर्थिक हों, तब तक आप जो है राष्ट्र को, प्रदेश को, समाज को खड़ा नहीं कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि अगली बार जब यहाँ पर शपथ हो और यहाँ के मतदाता का, टिहरी के मतदाता का आशीर्वाद मिले, तो उस समय ये कहा जाए कि नहीं, अब जो है ये आपकी जो शपथ है वो संवैधानिक है। क्योंकि मुझे कहा गया कि आपको हिंदी में शपथ लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये शपथ मानी नहीं जाएगी। तो तब चाहे गढ़वाली भाषा हो, तब चाहे कुमाऊनी भाषा हो, उसको मान्यता मिल सके, संविधान की अनुसूची में वो शामिल हो सके, ये हमारी कोशिश होगी। और स्थानीयता को वरीयता देना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा भी है और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जिस तरह से जनता ने स्वीकार किया है, एक बड़ा भारी लोगों में था कि साहब यहाँ दोबारा सरकार रिपीट नहीं होती है,
नरेंद्र मोदी जी ने वो चमत्कार करके भी गंगा जी के आशीर्वाद से दिखा दिया। तो मेरी सभी विधायकों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वैधानिक रूप से आज से अब मैं विधायक हूँ। उससे पहले जो है, जब तक शपथ नहीं लेते हैं तब तक विधायक नहीं माना जाता। सर, जो आपके साथ थे आज वो आपके सामने विपक्ष में हैं, इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं और कांग्रेस की हार के पीछे आखिर क्या वजह है? आपको भी कहीं ना कहीं बहुत मन भारी करके कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। देखिए, मैं कहना नहीं चाहता उस पर, लेकिन मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, तब चाहे राज्य के तब चाहे केंद्र के साथ में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सहजता से जिस तरह से मुझे स्वीकार किया, मैं उसके लिए उन सब का आभारी हूँ। और जो विपक्ष में हैं वो जाने, उनका काम जाने। मेरी कोशिश रहेगी कि टिहरी के मतदाता ने जिस तरह से मुझे यहाँ सदन में भेजा है, वो जिस भावना से भेजा है, मैं उसकी रक्षा कर सकूं। जो शिक्षा की समस्या है, वहाँ स्वास्थ्य की समस्या है। टिहरी बांध पूरे राष्ट्र को उजाला देने का काम करता है। 42 स्क्वायर किलोमीटर की जो झील है, उसको रोजगार परक हम बना सकें, उस पर काम करने का और सबका सहयोग लेकर के काम करने की कोशिश करें। तो ये किशोर उपाध्याय थे, जो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में टिहरी नगर सीट से चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। इनका कहना है कि टिहरी झील को डेवलपमेंट टूरिज्म के तौर पर भी प्रमोट किया जाएगा। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।